बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदामंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2018 का सप्ली 1 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें सप्ली का एक ही पेपर है। इट मीन्स कि 2018 में आपके पास टोटल 3 पेपर्स होंगे। ठीक है, 2018 1, 2018 2 और सप्ली 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है क्वेश्चन एज इट इज। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी, लिथियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल व्हाइल अदर अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर स्टेबल, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी एज इट इज रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिव 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ कैटलिस्ट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट बिकॉज दे कैन शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब कैटलिस्ट का आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो चैप्टर है उसी में ही पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है, कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट बिकॉज, अब वो किस वजह से ये प्रॉपर्टी शो करें, बिकॉज दे कैन शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। In this way, they can form intermediate compounds with various reactants which readily decompose, yielding the products. They also form interstitial compounds which can adsorb the reacting species. अब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाती हैं। अब इनका क्या होता है कि अगर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स का इस तरह से लैटिस बना हुआ है, तो उसके दरमियान में कुछ अदर स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन वगैरह, ठीक है, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं इनके लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर, और जिसकी वजह से ये एक न्यू तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, जो कि आप कह लें कि हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और फिर ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी एक ये भी है कि ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, और इनके ऊपर फिर रिएक्टेंट्स जो आके एड्सॉर्ब होते हैं और फिर फर्दर ये उनको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इनकी एग्जाम्पल जो हैं वो आपकी बुक में जो 6 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनमें से 2-3 तो आपने बहुत ज़्यादा जो है वो रिवाइज भी की होती हैं, जैसे कि आपने निकल वगैरह का, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम का बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है कि दिस इज़ यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड सेचुरेशन ऑफ द अल्कीन्स एंड अल्काइंस टू द अल्केन्स। ठीक है, एंड फिर ये हमारे पास यानी इसके अलावा भी यूज़ होती हैं ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में फॉर नाइट्रिक एसिड में, यानी ये निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम। अच्छा, एक ये, और दूसरा ये आपके पास वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसका क्वेश्चन भी आपने अलग से प्रिपेयर किया हुआ है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और लास्ट में आपने फर्स्ट ईयर में ये वाला भी पढ़ा हुआ था, 6th वाला, कि आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन द हैबर्स प्रोसेस। अबाउट 1% ऑफ द सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड एंड अबाउट 1% ऑफ सिलिका और एलुमिना आर एडेड एज अ प्रोमोटर्स, और MOR यानी मोलिब्डेनम इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड एज अ प्रोमोटर। ठीक है, तो ये 3 तो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, बाकी 3 जो हैं आपके पास यानी मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, ये अलग से है, ये यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। और मैग्नीज ऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एंड टाइटेनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। और ये मेरे ख्याल में TiCl4 वाला भी आपने किया हुआ है, ये पॉलीमर्स फॉर्मेशन में ना। ठीक है, TiCl4 और टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, C2H5, और मेरे ख्याल में ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम कुछ इस तरह से था।
ये दो एज अ कैटलिस्ट जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज होते हैं, तो उसमें देखें TiCl4 भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक के लिए यूज होता है। तो दो जो है एग्जांपल्स आपके लिए नहीं हैं, और बाकी 4 जो है वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इनको अच्छे से आपने मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ब्रीफली। ये भी रिपीट एज इट इज हो रहा है, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं प्रोटीन्स का सारा स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन। डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन RNA एंड DNA। इसके भी 4 आपने डिफरेंस पॉइंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, नेम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द RNA एंड DNA। ठीक है अब यहाँ पर क्या है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो नेम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द RNA एंड DNA पूछा है, तो 3 कंपोनेंट्स है ना टोटल। देयर आर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते रहते हैं और वो क्या बनाते हैं, यानी लॉन्ग चेन्स को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में ज्वाइन होती जाती है, तो ये प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, ये पूरी बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग चेन्स हो जाएं तो ये प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यानी अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बना रहे हैं। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जो है वो कंबाइन होते रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते रहते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो DNA और RNA बनता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितने उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये यहाँ पर हमारे पास एक जर्नल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगी। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। अब हम देख सकते हैं कि DNA के केस में साइटोसिन या थायमीन और एडेनिन और ग्वानिन होगा, और RNA के केस में साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है, और एडेनिन और ग्वानिन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इन चारों में से कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस होगी, मतलब RNA होगा तो इनमें से कोई होगी इन 4 में से, और DNA होगा तो इन 4 में से, और RNA होगा तो इन 4 में से। ठीक है, और फिर ये हमारे पास पेंटोज 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, यानी A1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन शुगर है, तो इस 5 कार्बन शुगर में हमारे पास अगर राइबोज शुगर होगी, राइबोज, तो वो हमारे पास RNA हो जाएगा, और डीऑक्सीराइबोज होगी तो फिर हमारे पास DNA हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलता है कि डीऑक्सीराइबोज है। अच्छा, उसके साथ हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो H3PO4। ठीक है, तो यहाँ से जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के साथ, तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होगा, और एक H और OH जो है वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो एक H आपको यहाँ से कम नज़र आ रहा है, तो H2PO4 नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या 3 कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास, पेंटोज शुगर हो गई, और नाइट्रोजनस बेसिस, और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स है। अब हमने इसको लिखना कैसे है वो देख लें। इस क्वेश्चन में सिर्फ नेम्स लिखने के लिए कहा गया है, राइट द स्ट्रक्चरल नेम और नेम दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द DNA एंड RNA। तो सिर्फ आपने नेम्स लिखने हैं किस तरह से पेंटोज शुगर होती है, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, बल्कि यहाँ पे आप लिखेंगे राइबोज फॉर RNA एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर DNA। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पेरिमिडीन्स होती हैं और प्यूरीन्स होती हैं। ठीक है, पेरिमिडीन्स में हमारे पास साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल आ जाएगा, और प्यूरीन्स में एडेनिन और ग्वानिन आ जाएगा। ठीक है, और अगेन यहाँ पर हमने तो ये एक्सप्लेन नहीं किया कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो DNA में कौन सी होंगी और RNA में कौन सी होंगी। ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली बात है कि हमें यहाँ पर यानी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है 1 लाइन में कि फॉर DNA, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे DNA में कौन सी बेसिस होती हैं। ठीक है, इसमें एडेनिन एंड ग्वानिन तो दोनों में ही होंगी। ठीक है, RNA DNA दोनों में होंगी, लेकिन फिर हमारे पास पेरिमिडीन्स में से साइटोसिन एंड थायमीन होगा, और RNA में हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल होगा। ठीक है, थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। ठीक है, तो ये भी लिखना है, और फॉस्फोरिक एसिड ये आपके पास, ये अब आपने शॉर्ट में लिख लिया सारा। ठीक है, शॉर्ट में आपने नेम्स लिख लिए, पेंटोज शुगर, और वो भी एक्सप्लेन कर दिया आगे नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है,
अच्छा, अब क्या होता है कि अगर ये डिटेल में आ जाए लिखना कि एक्सप्लेन दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है, तो ये आ सकता है, एक्सप्लेन वाला आ सकता है, ठीक है। उसमें आपने यानी ये ड्रॉ भी करना है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस बनाई है आपने, फिर ये पेंटोज शुगर बनाई है, अब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बनी हुई है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज किस तरह है, यानी कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास अगर हाइड्रोक्सिल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देखें हाइड्रोक्सिल नहीं है, डाउनवर्ड वाली साइड पे डीऑक्सी है, यानी ऑक्सीजन निकला हुआ है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और फिर साथ ही फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होती हैं और कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। जब एक्सप्लेन आएगा तो फिर आपने जब पेंटोज शुगर यानी बताना है, तो पेंटोज शुगर में आपने बताना है कि डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है कि इन डीऑक्सीराइबोज जिसमें हमने ऑक्सीजन निकाला होता है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द कार्बन नंबर 2, ये देखें कार्बन नंबर 2 पे ऑफ द राइबोज इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन एटम, यानी राइबोज का जो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल था वो डीऑक्सीराइबोज में रिप्लेस हो जाता है विद हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी भी आपने जो है स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस में भी आपने थ्योरी की फॉर्म में, लाइक लाइंस एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखना है कि टोटल हमारे पास 4 बेसिस इन्वॉल्व होती हैं, 4 बेसिस आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। और जिसमें से 2 जो है वो पिरिमिडीन्स बेसिस होती हैं और 2 जो है वो प्यूरीन्स होती हैं, ठीक है। एंड बेस कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती है ऑफ दी डीऑक्सीराइबोज आर द राइबोज शुगर, ठीक हो गया। अच्छा, पिरिमिडीन्स का फिर आपने प्रॉपर बताना है और प्यूरीन्स का बताना है। पिरिमिडीन्स में क्या होता है कि 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं ये, यानी अगर आपने बायो के स्टूडेंट्स ने तो इनको स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, तो अभी हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपल यहाँ पर बताया हुआ है कि पिरिमिडीन्स जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। यानी वो 6 जो रिंग में 6 मेंबर्स हैं, 6 में से जो है वो 4 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, एंड 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। और पिरिमिडीन्स बेसिस इन्वॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए आर साइटोसिन एंड थायमीन, ठीक है। यानी डीएनए बनाने में जो हमारे पास पिरिमिडीन्स यूज हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आरएनए बनाने में भी हमारे पास जो है वो साइटोसिन और थायमीन की जगह यूरेसिल यूज होगा, ठीक है, आरएनए बनाने में। और प्यूरीन बेसिस में क्या होता है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 6 मेंबर्ड रिंग, यानी एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है यहाँ पर, ठीक है, एंड 1 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक हो गया। और द ओनली प्यूरीन्स बेसिस आर एडेनिन एंड ग्वानिन एंड आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, यानी एडेनिन एंड ग्वानिन तो हमारे पास दोनों में यूज होते हैं ना, यानी ये डीएनए बनाने में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और आरएनए बनाने में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो जो डीएनए में यूज हो रहे हैं वो होते हैं साइटोसिन एंड थायमीन, एंड आरएनए में जो यूज हो रहे हैं वो होता है साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपने अपने वर्ड्स में जो है वो उसमें लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड, इट इज लिंक टू द कार्बन नंबर 5 ऑफ द डीऑक्सीराइबोज शुगर और द राइबोज शुगर, आप मतलब दोनों बता सकते हैं। यहाँ पर ये डीएनए से रिलेटेड बात हो रही है तो इसलिए ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बता रहे हैं, ठीक है। एंड सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज, और फिर आपने वहाँ पर उसको बना देना है, यहाँ पर आपने राइबोज शुगर बना देनी है, ठीक है, ये बीच में नहीं बनाना, ये यहाँ पर आपने राइबोज शुगर बना देनी है, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आपने उसको ड्रॉ कर देना है, ठीक हो गया। यानी अगर सिंपल नेम्स आएंगे तो प्रॉपर्ली जैसे मैंने नेम का बताया, अगर डिटेल आई तो डिटेल लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द वैट डाइज, अगेन वैट डाइज वाला क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एनलिस्ट डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इथाइलिन। अब ये भी एक समझेंगे रट्टे वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि इथाइलिन से क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रही हैं, पॉलीइथाइलिन, एथानॉल, इथाइलिन ऑक्साइड और फिर विनाइल एसीटेट, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, और फिर ये विनाइल एसीटेट फर्दर जो है वो हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल ईथर्स, एथॉक्सिलेट्स, ठीक है, ये बनाता है। तो फर्दर अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी अगर आपको याद हो रहे, इतने ढेर नहीं भी केमिकल्स याद हो रहे, तो ये फर्स्ट जो है वो इससे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं इथाइलिन से, पॉलीइथाइलिन, एथानॉल, इथाइलिन ऑक्साइड, विनाइल एसीटेट एंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन आपने ज़रूर जो है वो मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज स्मोक, डिस्कस इट्स टाइप्स ब्रीफली, ये भी एज इट इज रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स प्रिंसिपल। देखें डेफिनेशन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की सिंपल होती है और प्रिंसिपल में प्रॉपरली बताया जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है और कैसे हम रिजल्ट्स जो हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोपानोन। अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास आईआर स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, हमने उसको खुद जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें प्रोपानोन की जो है वो स्ट्रक्चर आनी चाहिए। दिस इज़ द प्रोपानोन, और अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स आ रहे हैं, हम उन बॉन्ड्स को देखेंगे और फिर इसका जो है वो आईआर स्पेक्ट्रा जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है टोटल कितने टाइप्स के बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो देखें सी डबल बॉन्ड ओ का एक यानी पीक नज़र आनी चाहिए, फिर हमें कार्बन कार्बन की एक पीक नज़र आनी चाहिए और एक कार्बन हाइड्रोजन की पीक नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो मेन पीक्स यही हैं हमारे पास। तो यानी कोई भी स्ट्रक्चर देख के हम उसमें से देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी पीक्स होंगी। द प्रोपानोन इज़ अ सिंपल मॉलिक्यूल विद ओनली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ एंड कार्बन कार्बन। ठीक हो गया, ये हमने इसका ओपन करके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर दिया। हाउ एवर द स्पेक्ट्रम इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आप आईआर का स्पेक्ट्रा देखें तो आपको बस ऐसे करके 1, 2 और 3 पीक्स कहीं नज़र आ रही हूँ, बस ऐसा नहीं, मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्पेक्ट्रा हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इस तरह करके वो इस वजह से नज़र आ रहा होता है कि क्योंकि ईच बॉन्ड कैन वाइब्रेट इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, एंड द वाइब्रेशंस कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब वो वाइब्रेशंस उनकी हो रही होती हैं और वाइब्रेशंस भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की वाइब्रेशंस होती हैं और डिफरेंट डायमेंशंस में वाइब्रेशंस हो सकती हैं। तो इस वजह से वाइब्रेशंस आपस में जो है वो इंटरेक्ट भी करती हैं, इसकी वजह से फिर कंबाइंड वाइब्रेशंस का भी जो पीक्स आ रही होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहेंगे, तो हम मेन पीक्स पे फोकस करके अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिटेक्ट करते हैं। द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द प्रोपानोन कंसिस्ट ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पीक्स। अब ये जो हमारे पास 3 पीक्स थी ना, तो इनमें से भी जो है वो हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक पीक्स हैं और एक जो है वो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाली तो पीक होगी। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिससे हमें मेन किसी स्ट्रक्चर का पता चल सके, लेकिन अगर हमें कार्बनिल की पीक और CH की पीक नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर डिटेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक पीक्स इसमें 2 हैं। अब कौन कौन सी 2 हैं? द स्ट्रॉन्ग पीक एट अबाउट 1720, ठीक है, पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो कार्बनिल की पीक होती है, कॉरिस्पॉन्ड्स टू द कार्बनिल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये 1720 पे आती है। एंड द वीकर एब्जॉर्प्शन एट 3000 पर सेंटीमीटर कॉरिस्पॉन्ड्स टू द CH बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 3000 के पास कार्बन हाइड्रोजन की पीक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये इसका स्पेक्ट्रा एक शो किया हुआ है प्रोपानोन का। ठीक है, ये देखें 3000 के पास हमें जो है वो ये पीक नज़र आ रही है कार्बन हाइड्रोजन की, और ये 1720 के पास जो है वो हमारे पास शो हो रही है ब्रॉड सी जो है वो कार्बनिल की पीक शो हो रही है। ठीक है, लेकिन हमने ये मतलब इसका रट्टा शट्टा नहीं लगाना कि ये बनाएं, बस हमें उनकी पीक्स का पॉइंट पता होना चाहिए। और एक ही एग्जाम्पल आपकी जो है वो बुक में जो है वो डिस्कस हुई है, तो आपको बस उसी की पीक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, the CH peak is weaker although there are more hydrogen atoms in the molecule बिकॉज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब अब हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो कार्बन हाइड्रोजन की पीक है, कार्बन हाइड्रोजन के तो 6 जो है वो आप कह सकते हैं बॉन्ड्स थे। ठीक है, तो उसकी पीक बहुत ज़्यादा वीक तो नहीं आनी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऑल्दो के हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की जो पीक है फिर भी वीक आ रही थी, बिकॉज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंटेंसिटी है यानी जो शार्पनेस है, जितना ज़्यादा इंटेंस पीक होगी उतनी लंबी पीक आएगी ना, और जितना कम इंटेंसिटी होगी उतनी छोटी पीक आएगी। तो जो इंटेंसिटी ऑफ द पीक है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ, यानी बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कोई बॉन्ड जो है वो यानी कम इंटेंसिटी वाली पीक देता है और कोई जो है वो ब्रॉड इंटेंसिटी वाली पीक देता है। वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितने ज़्यादा बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल अगर OH बॉन्ड है तो जितने ज़्यादा OH बॉन्ड्स होंगे उतना ही ब्रॉड जो है वो पीक आएगी या इंटेंस पीक आएगी। ऐसा नहीं है, अगर एक OH बॉन्ड भी है तो ब्रॉड ही पीक आएगी, और अगर 5 या 6 हैं तो भी उतनी ही ब्रॉड आएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड पे डिपेंड करती है इटसेल्फ, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्सेस। तो ये अगेन ये देखें ये बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन ऑर्गेनिक यानी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, कि आपको नेमिंग लिखनी बहुत ज़रूरी आनी चाहिए, और अगर नेम लिखा हुआ है तो उससे आप ये फार्मूला भी बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अब हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर देखते हैं कि अगर कोई सिंपल एनाइन या कैटाइंस हैं तो उनके ऊपर चार्जेस लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्लोरीन है, तो ये -1 इसके ऊपर आएगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 आ जाएगा। अमाइन यानी अमोनिया जो है वो हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो +1 आ जाएगा साइन, ठीक है, सिल्वर के ऊपर। तो क्या आंसर आ जाएगा, डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, ठीक है, डाई अमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर 3 क्लोरीन है, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, उसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 आ जाएगा, ठीक है। अमाइन के ऊपर 0 आ जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर +3 आ जाएगा। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो सिंपल कैटाइन या एनाइन्स होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वो बेशक 1 हो 2 हो या ज़्यादा हो, उनका सिर्फ नाम कॉल किया जाता है, उनके साथ डाई ट्राई वगैरह नहीं लगाया जाता, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में अब देखें बाहर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है वो सिंपल कैटाइन है, तो उसमें एक सोडियम का +1 होता है और 2 का कितना हो जाएगा +2। उसको बैलेंस करने के लिए हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 लगाएंगे, ठीक है, -2 लगाएंगे, और एक क्लोरीन के ऊपर -1 होता है और 4 के ऊपर -4 हो जाएगा, और निकल जो है वो +2 शो होगा, क्योंकि हमें पता है कि +2 और -4 सॉल्व करेंगे तो -2 जो है वो आ जाएगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 चार्ज है ओवरऑल, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या होगा, सोडियम, क्योंकि सबसे पहले कैटाइन को लिखते हैं तो सिंपल कैटाइन प्रेजेंट है सोडियम, फिर है टेट्रा क्लोरो निकलेट 2, क्योंकि निकलेट क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है, सोडियम टेट्रा क्लोरो निकलेट 2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, हाउ आयरन 2 रिएक्ट्स विद अमोनिया सोल्यूशन, कार्बोनेट आइन एंड थायोसाइनेट आइन, ठीक है। अब ये जो है ना 2018 के फर्स्ट पेपर में मैंने आपको सारा का सारा जो है आयरन +2 की भी इक्वेशंस याद करवा दी हैं और आयरन +3 की भी इक्वेशंस याद करवा दी हैं। अब ठीक है, जब अब यहाँ पर आयरन 2 की आई हैं तो आपने आयरन 2 की ही लिखनी है, ठीक है, और अगर आयरन 3 की आएंगी तो आपने आयरन 3 की लिखनी है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आयरन 2 हो या आयरन 3 हो, ठीक है, ये सब जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करते हैं और कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ आयरन +3 जो है वो वही थायोसाइनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आयरन 2 का लिखा हुआ है कि थायोसाइनेट का आयन के साथ रिएक्ट करवाएं, तो अब इसका हमने क्या बताना है कि ये रिएक्ट नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर अब मैंने आपको जैसे कि पीछे बताया था कि मैंने हाइड्रोक्साइड के साथ भी आपको दोनों रिएक्शंस करवाए हैं, अमोनिया के साथ भी, कार्बोनेट के साथ भी, ठीक है। आपने इसमें सारे आयरन 2 वाले लिखने हैं, ठीक है, यानी आयरन 2 का ये अमोनिया के साथ आपने लिखना है, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोनेट वाला लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब आपने बताना है कि आयरन 2 के जो आयन्स हैं ये रिएक्ट नहीं करते विद थायोसाइनेट आयन Sn- टू फॉर्म अ विजिबल कलर्ड कॉम्प्लेक्स लाइक आयरन 3 आयन्स डू, जैसे कि आयरन 3 करते हैं, ठीक है। इंस्टेड उसके अलावा होता क्या है कि जो थायोसाइनेट आयन है इज नोन टू रिएक्ट विद आयरन 3 आयन्स, क्योंकि वो एज अ मतलब आइडेंटिफाइंग टेस्ट यूज होता है फॉर आयरन 3 आयन्स के लिए, ठीक है। आयरन 3 आयन्स के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म द ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन 3 आयन्स, ठीक है। ये आयरन 3 आयन्स का ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यानी यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये आयरन 3 आयन ने थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके आयरन 2 में कन्वर्ट हो गया, नहीं। अगर आप इस फाइनल कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये थायोसाइनेट के ऊपर -1 चार्ज है, वाटर के ऊपर 0 है, आयरन के ऊपर +3 है, ठीक है। +3 में से -1 गया तो एज अ होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है, लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, वो आयरन +3 ही है, ठीक है। तो आपने बताना कि आयरन 2 तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आयरन 3 रिएक्ट करता है और वो ब्लड रेड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, और दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयरन 3 आयन्स, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने सेक्शन बी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।